आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 9 टर्म 2 सोशल साइंस सब्जेक्ट का, जिसका कोड 087 है। इसमें जो टाइम है वो 2 आवर है, मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है कि सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। सेकेंड है क्वेश्चन 1 से 5th तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 मार्क्स ईच है और इसमें जो वर्ड लिमिट है वो 40 का है। थर्ड नंबर इंस्ट्रक्शंस है क्वेश्चन नंबर 6 to 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स ईच के, इसमें वर्ड लिमिट 80 है। क्वेश्चन 4 है 9 to 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के, वर्ड लिमिट 120 वर्ड्स है। क्वेश्चन 11 और 12 जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और 6th नंबर इंस्ट्रक्शंस है 13 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो मैप बेस्ड है 3 मार्क्स के, उसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट 13.1 हिस्ट्री का है 1 मार्क का और सेकेंड है 13.2 जो ज्योग्राफी का है 2 मार्क्स का। तो इसमें क्वेश्चन 1 है एक्सप्लेन द मेन डिमांड्स ऑफ अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस के मेन डिमांड्स कौन कौन से थे? देखिए आंसर है द मेन डिमांड्स ऑफ अप्रैल थीसिस आर। अप्रैल थीसिस की जो मेन डिमांड थे क्या क्या थे? फर्स्ट है ही डिक्लेयर दैट द वार टू बी इंडेड, कि उसने डिक्लेयर किया कि वार को इंड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। बी है लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स, और जो ज़मीन है वो किसानों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सी है द बैंक्स टू बी नेशनलाइज, जो बैंक हैं उसको नेशनलाइज कर दिया जाए, स्टेट के कंट्रोल में लाया जाए। ऑल द अबव 3 डिमांड्स वर नोन एज लेनिन्स अप्रैल थीसिस, और ये सारे के सारे जो डिमांड थे किसके थे? लेनिन के थे, इसीलिए इसको बोला जाता है लेनिन्स अप्रैल थीसिस। क्वेश्चन सेकेंड है वाई आर मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, क्यों बहुत सारी जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो बे ऑफ बंगाल पे गिरती हैं? गिव 2 रीजन्स, 2 कारण बताइए। नेम 2 रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी, और उन 2 रिवर्स का नाम बताइए जो कि अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। 2 है मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, कि बहुत सारी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वो बे ऑफ बंगाल पे जाके ड्रेन होती हैं, अपने पारी को गिराती हैं। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, निम्न कारणों से। पहला है द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर देन द वेस्टर्न घाट्स, जो ईस्टर्न घाट्स हैं, जो पूर्वी घाट है ना वो लोअर हैं किसके कंपेरिजन में? वेस्टर्न घाट के। एंड आर आल्सो डिसकंटिन्यूअस, और वो डिसकंटिन्यूअस भी हैं, दस मेकिंग इट ईजियर फॉर द रिवर्स टू रीच द बे ऑफ बंगाल, जिसके कारण जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती हैं। और सेकेंड रीजन है द डेक्कन प्लेट्यू हैज अ जेंटल स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट, और जो डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है ना, उसका एक जेंटल स्लोप है ईस्ट की तरफ, मान ईस्ट की तरफ ऐसा झुका हुआ है ना हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है वो। दस द रिवर्स ड्रेन टुवर्ड्स द ईस्ट, इसलिए जो रिवर हैं अपनी पानी को ड्रेन करती हैं ईस्ट के डायरेक्शन में। 2 रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी आर द नर्मदा एंड द तापी, 2 नदियाँ जो कि उल्टे दिशा में जाती हैं बड़े बड़े गड्ढे बनाते हुए, वो है नर्मदा और तापी। ये अरेबियन सी में पानी को गिराती हैं या ड्रेन करती हैं। क्वेश्चन थर्ड है डिस्क्राइब द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, कि इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनकी ज़रूरत क्यों है, उसको हमको डिस्क्राइब करना है। आंसर 3 में द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर एज फॉलोस, कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जो ज़रूरत है ना वो निम्न कारणों से है। पहला है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स, कि गवर्नमेंट जो है जिम्मेदार होता है ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको सिक्योरिटी मिले, न्याय मिले, सुरक्षा मिले। एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज टू ऑल, और साथ ही साथ एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं भी सबको मिलें, जैसे कोरोना के टाइम में सबको टीका लगाया गवर्नमेंट। सेकेंड है इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड स्पेंड्स मनी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, और ये जो गवर्नमेंट है ना या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो टैक्स कलेक्ट करता है और उसको खर्चा करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस में और अलग अलग जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उसमें। थर्ड है इट फार्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, अरे बहुत सारे स्कीम को बनाता है, वेलफेयर स्कीम को, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिले, और उसको फार्मुलेट भी करता है और इम्प्लीमेंट भी करता है। क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन एनी 2 सोशल इंडिकेटर्स थ्रू व्हिच पॉवर्टी इज लुक्ड अपॉन, कि कोई 2 सोशल इंडिकेटर का नाम बताइए जिसके आधार पर पॉवर्टी या गरीबी को देखा जाता है या समझा जाता है। आंसर 4 है पॉवर्टी टुडे इज लुक्ड अपॉन थ्रू सोशल इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी लेवल, लेक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। तो आज के डेट में पॉवर्टी या गरीबी जो है उसको देखा जाता है बहुत सारे सोशल इंडिकेटर के थ्रू, जिसमें लिटरेसी लेवल है, साक्षरता दर है, लेक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर है कि हेल्थ केयर के एक्सेस में कितना ज़्यादा कमी है,
लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना काम की कमी है उसको इन चीज़ों के द्वारा। इसमें पहला है पीपुल आर पुअर बिकॉज दे आर इलिटरेट एंड दे आर इलिटरेट बिकॉज दे आर पुअर, कि जो गरीब है वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो अशिक्षित है, अनस्किल्ड है, और चूंकि वो अशिक्षित है, अनस्किल्ड है, इसलिए वो गरीब है। सेकेंड है पॉवर्टी इज अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, दे लेक एक्सेस टू हेल्थ केयर, और गरीबी के कारण जो बीमार आदमी है ना वो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, जिसके कारण उसको हेल्थ केयर का एक्सेस जो है ना नहीं मिलता। क्वेश्चन 5 है मेंशन द कम्युनिटीज टर्म्ड एज डिजायरेबल्स एंड अनडिजायरेबल्स बाय द नाजीज, कि उन कम्युनिटीज़ का नाम बताइए जिनको नाजियों के द्वारा डिजायरेबल और अनडिजायरेबल बनाया गया था या टर्म्ड किया गया था। आंसर 5 है द डिजायरेबल्स इंक्लूडेड ब्लोंड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, तो जो नाजी या हिटलर का जो डिजायरेबल लोग थे उनमें से जो ब्लोंड ब्लू आइड और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे वही थे। ही वांटेड अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, और एक ऐसा समाज वो बनाना चाहता था जिसमें केवल प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हों। बी है इसका द अनडिजायरेबल्स इंक्लूडेड मेनी जिप्सीज ब्लैक्स ज्यूस रिमेन द वर्स्ट सफरर्स, जो अनडिजायरेबल्स थे हिटलर के सोच के हिसाब से उसमें जिप्सीज थे, ब्लैक्स थे, ज्यूस थे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए इससे। इवन दो जर्मन्स हु आर सीन एज इम्प्योर आर एबनॉर्मल हैड नो राइट टू लिव, और वो जर्मन जो कि हिटलर की नज़र में इम्प्योर थे, एबनॉर्मल थे, उनको जीने का अधिकार नहीं था। खासकर इसमें जो स्पेशली एबल्ड लोग जो थे, विकलांग लोग जो थे, उनको मार देता था। सी है अंडर द यूथेंसिया प्रोग्राम दे वर कंडेम्ड टू डेथ, और यूथेंसिया प्रोग्राम के द्वारा उनको डेथ तक कंडेम किया जाता था, मारा जाता था। इवन जर्मन्स हु आर मेंटली एंड फिजिकली अनफिट वर पुट टू डेथ, यहाँ तक कि जर्मन भी, जो जर्मन नागरिक थे वो भी मेंटली अगर फिजिकली अनफिट हुआ करते थे तो उनको मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था या गैस चैम्बर में या गेटोस में मार दिया जाता था। क्वेश्चन 6 है मेंशन एनी 4 काजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कि भारत में गरीबी के 4 प्रमुख कारण आप बताइए। इसका आंसर इसमें मेंशन करना है, लिखना है। क्वेश्चन 6 में पॉवर्टी का फर्स्ट काज है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में उस समय जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ काफ़ी कम हुआ। सेकेंड है डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री विच लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एंड मिसरी विच वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो रेट ऑफ इनकम ग्रोथ, तो जो इनकम ग्रोथ में कमी हुआ उसका कारण क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी था, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है ना ख़त्म हो गया था। सी है सोशल फैक्टर्स लाइक कास्ट सिस्टम, रिलीजियस फेथ एंड बिलीव्स आल्सो केप्ट सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल इन सोसाइटी इन पॉवर्टी, कि जो सोशल फैक्टर हैं जैसे कि जाति प्रथा है, धार्मिक जो आस्थाएं हैं और जो विश्वास हैं वो सोसाइटी के कुछ सेक्शन ऑफ पीपल को हमेशा गरीबी में रखते हैं। और डी है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन लेड टू अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री, और भारत में जो जनसंख्या का विस्फोट हुआ उससे भी जो ग्रोथ रेट है पर कैपिटा इनकम में वो काफ़ी कम हुआ। क्वेश्चन 6 का आर है डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया, किसमें हमको बताना है कि कैसे भारत में पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट किया जाता है। आंसर 6 का आर है कि इन इंडिया फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज, कि भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है उसमें एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, जिसका जो लिमिट है वो है 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे ग्रामीण क्षेत्रों में और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अर्बन एरियाज में। इन द ईयर 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड एट 816 पर मंथ फॉर द रूरल एरियाज एंड 1000 फॉर द अर्बन एरियाज, और ईयर 2011-12 में जो पॉवर्टी लाइन है उसको फिक्स कर दिया गया था कि कोई पर्सन अगर 816 रुपीज़ कमा रहा है रूरल एरियाज में हर महीने में और अर्बन एरियाज में या शहरी क्षेत्रों में 1000 कमा रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, उससे नीचे को पॉवर्टी लाइन में लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन एनी 3 कंडीशंस व्हिच मेक द इलेक्शन प्रोसेस मोर डेमोक्रेटिक, तो इसमें 3 कंडीशन हमको बताना है जिससे इलेक्शन प्रोसेस जो है ना वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होता है। क्वेश्चन 7 में ए है 1 वोट 1 वैल्यू, एक वोट का एक वैल्यू हो। टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एवरीवन मस्ट हैव 1 वोट विद इक्वल वैल्यू, दिस इज टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, किससे जो है ना किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन नहीं होगा, हर वोट को एक ही वैल्यू मिलना चाहिए। बी है रेगुलर इलेक्शन,
देयर शुड बी रेगुलर इलेक्शंस इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री सो दैट पीपल हैव देयर चॉइस एट रेगुलर इंटरवल्स, कि रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए। रेगुलर इलेक्शन से क्या होगा किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कि लोगों को अपने चॉइस को बताने का रेगुलर इंटरवल में मौका मिलेगा। और इसका सी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि जो इलेक्शन हो वो फ्री और फेयर हों। इन ऑर्डर टू इंश्योर अ फेयर चांस टू द पीपल देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री, कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी लोगों को बराबर मौका मिले, इसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो इसका डी है पॉलिटिकल कंपटीशन। इन ऑर्डर टू हैव डेमोक्रेटिक इलेक्शन पार्टीज कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स, कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन को होने के लिए ये जरूरी है कि जो पार्टीज हैं कैंडिडेट हैं वो फ्री हों इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, ताकि लोगों को एक सही मौका मिल सके चूज करने के लिए। क्वेश्चन 8 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून, व्हेन डज इट अकर। इसमें जानना चाहता है कि जो रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून होता है वो क्या होता है और ये कब होता है। आंसर 8 में है कि विड्रॉवल ऑफ द मानसून फ्रॉम द कंट्री इज नोन एज द रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून, कि भारत से मानसून का वापस जाना या देश से मानसून का वापस जाना जो है ना वो रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून कहलाता है। बी है द विड्रॉवल इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एक क्रमिक प्रक्रिया है। इन सेप्टेम्बर द मानसून विड्रॉस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, सितंबर में मानसून जो है ना विड्रॉ कर लेता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से या नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से। एंड बाई अक्टूबर फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुलर, और अक्टूबर तक के नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुलर से विड्रॉ हो जाता है। और इसमें अगला है द मानसून फाइनली विड्रॉस फ्रॉम द कंट्री बाई अर्ली दिसंबर, और जो मानसून है ना आखिरकार पूरे भारत से बाहर हो जाता है दिसंबर के शुरुआत में। क्वेश्चन 9 है मेंशन 5 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, कि जो नाजिज्म जर्मनी में हुआ था उसके क्या 5 कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको हमको इसमें मेंशन करना है। आंसर 9 है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी वेयर, कि नाजिज्म के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे जर्मनी में वो फॉलोइंग हैं। ए है वीमर रिपब्लिक केम टू एन एंड अंडर नाजिज्म, वीमर रिपब्लिक जो है ना ख़त्म हो गया नाजिज्म के अंडर में। जर्मनी बिकेम अ डिक्टेटोरियल स्टेट, डेमोक्रेसी वाज डिस्ट्रॉयड, और जर्मनी जो है एक डिक्टेटोरियल स्टेट बन जाता है और डेमोक्रेसी वहाँ से ख़त्म हो जाता है। बी है हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हेजमर सचेट, हिटलर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं इकोनॉमिक रिकवरी का इकोनॉमिस्ट हेजमेल सचेट को। ही एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, और उनका एम होता है फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए वो स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम का सहारा लेते हैं। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड द फेमस जर्मन हाईवेज एंड पीपल्स कार वॉक्सवैगन, और ये जो प्रोडक्ट हैं ये जो प्रोजेक्ट हैं वो जो फेमस जर्मन हाईवेज हैं और जो पीपल्स कार है वॉक्सवैगन को पैदा करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। सी है इन फॉरेन पॉलिसी जर्मनी लेफ्ट द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, और फॉरेन पॉलिसी में जर्मनी जो है लीग ऑफ नेशंस को छोड़ देता है 1933 में। रीऑक्युपाइड राइनलैंड इन 1936, और राइनलैंड रीजन को 1936 में रीऑक्युपाई कर लेता है। एनेक्स्ड ऑस्ट्रिया इन 1938, और ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर लेता है 1938 में। ही देन टूक सडेनटेनलैंड अ पार्ट ऑफ चेकोस्लोवाकिया एंड फाइनली टूक द होल कंट्री, और शुरू में वो सडेनटेनलैंड को कब्जा लेता है और बाद में चेकोस्लोवाकिया को पूरी की तरह से अपने अंडर में ले लेता है। इसका डी है स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वेयर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज नाजी वांटेड, और स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस बनाए जाते हैं ताकि पूरे के पूरे सोसाइटी को कंट्रोल किया जाए और ऑर्डर मेंटेन किया जाए जैसे नाजी चाहते थे। ई है ही बिलीव्ड इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड एस्टेब्लिश्ड एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर आर्यंस, और उसका भरोसा जो था वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पे था और उसने इस्टेब्लिश किया एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी प्योर आर्यंस को लेकर। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हमको जस्टिफाई करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर 10 है प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेटमेंट कैन बी जस्टिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ये जो स्टेटमेंट है इसको जस्टिफाई किया जा सकता है निम्न तरीके से। फर्स्ट है ही लीड्स द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट,
वो जो है ना मेजॉरिटी पार्टी को पार्लियामेंट में लीड करते हैं। बी, ही समन्स एंड प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट, वो मीटिंग बुलाते हैं कैबिनेट का और उसका प्रिसाइड करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। सी है, ऑल द डिसीजंस बाय हिज कैबिनेट आर टेकन अंडर हिज लीडरशिप, कॉन्सेंट एंड अथॉरिटी, सारे के सारे जो डिसीजन होते हैं कैबिनेट के उनके लीडरशिप में लिए जाते हैं, उनके कंसेंट में और अथॉरिटी में लिए जाते हैं। डी है, ही एक्ट्स एज एन एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ हिज मिनिस्टर्स, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, वो एक एडवाइज़र होते हैं प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के मामलों में, चाहे उनके मिनिस्टर हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हों। ही है, ही इज़ फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर्स एंड कैन चेंज देयर पोर्टफोलियोज़, वो अपने मिनिस्टर्स को चूज करने में फ्री होते हैं और उसके पोर्टफोलियो को वो चेंज कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन 11 है कि रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों ये केस बेस्ड है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे इस पैसेज में। पूरा पैसेज जो है अगर लंबा है तो उसमें पढ़ के समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या है, इसको पैसेज में हमको देखना है। व्हाट वाज द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s, कि 1980s से 1990s के बीच में जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ था वो कितना था, इसको फाइंड आउट करना है। और इसमें थर्ड है, नेम एनी वन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया कोई एक एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम को हमको इसमें लिखना है। मैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी। द करेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लैंक्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो देखिए इसमें हमारा आंसर तो है नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. Official poverty estimates, which were about 45% in the early 1950s, remained the same even in the early 80s. Since the 80s, India's economic growth has been one of the fastest in the world. The growth rate jumped from the average of about 3.5% a year in the 1970s to about 6% during the 1980s and 1990s. तो देखिए वाला क्वेश्चन है कि 1980s और 1990s में जो पर कैपिटा इनकम था वो 6% था। द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, देयरफॉर इट इज बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज अ स्ट्रांग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। दिस आल्सो encourages people to send their children, including the girl child, to schools in the hope of getting better economic returns from investing in education. However, the poor may not be able to take direct advantage from the opportunities created by economic growth. Moreover, growth in the agriculture sector is much below expectations. This has a direct bearing on poverty, as a large number of poor people live in villages and are dependent on agriculture. तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। केस बेस में क्वेश्चन नंबर 12 है कि रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें भी सबसे पहले टेस्ट पढ़ने के हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर उसको पैसेज में हम लोग खोजेंगे। क्वेश्चन 12.1 है, द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन। जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो किस रेंज के रेनफॉल वाले एरिया में मिलते हैं, इसके आंसर को यहाँ पे लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम एनी टू ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पीसीज ऑफ मोस्ट मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं उसमें के दो महत्वपूर्ण स्पीसीज को हमको यहाँ पे लिखना है, उसके नेम को। और थर्ड है, वाई डू ड्राई फॉरेस्ट एरिया इज डिक्रीजिंग, कि जो ड्राई फॉरेस्ट एरिया है वो क्यों कम होते जा रहा है, उसको हमको इसके आंसर में लिखना है। तो चलिए इसके आंसर्स को हम लोग पैसेज में खोजते हैं। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन receiving rainfall between 200 cm and 70 cm. Trees of this forest type shed their leaves about 6 to 8 weeks in dry summer. On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous forest. The farmer is found in the areas receiving rainfall between 200 and 100 cm. These forests exist therefore mostly in the eastern part of the country, northeastern states along the foothills of the Himalayas, Jharkhand, West Odisha and Chhattisgarh, and on the eastern slopes of the Western Ghats. Teak is the most dominant species
ऑफ दिस फॉरेस्ट बेम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी आर अदर commercially important species. The dry deciduous forests are found in areas having rainfall between 100 cm and 70 cm. तो देखिए एक का आंसर यहीं पे मिल गया कि जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होता है वो कौन से रेनफॉल वाले रीजन में मिलता है, ये 100 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर. These forests are found in the rainier parts of the peninsular plateau and the plains of Bihar and Uttar Pradesh. There are open stretches in which teak, sal, peepal and neem grow. A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing. In these forest the common, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको पता चला है कि इसमें का भी एक बहुत बड़ा इलाका जो है ना, ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का जो क्वेश्चन में पूछा है, अब उसको क्लियर कर लिया गया है कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए, और ग्रेजिंग के लिए, घास उगाने के लिए या पशुओं को चराने के लिए. क्वेश्चन 11 में फर्स्ट है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम. आंसर होगा टोटल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज टर्म्ड एज पर कैपिटा इनकम. कि जब टोटल इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है टोटल पॉपुलेशन से किसी कंट्री में, तब उसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं. क्वेश्चन 2 है व्हाट वाज द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s. कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना था, इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं. 6% वाज द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s. कि 6% था, 6% था. इसका लास्ट क्वेश्चन है कि नेम एनी वन एंटी प्रोग्राम पावर्टी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट. कि एक एंटी पावर्टी प्रोग्राम को हमको लिखना है. तो मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इज एन एंटी पावर्टी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना. जो मनरेगा है वो एक एंटी पावर्टी प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है. एनिमल्स फाउंड आर लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट. इनमें जो जानवर पाए जाते हैं उनमें लायन है, टाइगर हैं, सुअर है, डियर है और हाथी है. अ ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स एंड टॉर्टोइजेज आर आल्सो फाउंड हियर. इसमें बहुत सारे वेराइटी के जो बर्ड हैं, लिजार्ड हैं, स्नेक हैं और कछुए हैं, वो भी मिलते हैं. तो चलिए इसके क्वेश्चन के आंसर्स को हम लोग लिख लेते हैं. 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन, तो हमने अच्छे से समझा है 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर. इसका क्वेश्चन 2 में है नेम एनी 2 ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. इसमें टीक एंड बेम्बू आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. जो टीक है और जो बेम्बू है, सागौन और जो बांस है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में. थर्ड है वाई डू ड्राई फॉरेस्ट एरिया इज डिक्रीजिंग. अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग. क्योंकि हम समझ चुके हैं कि एक बहुत बड़ा इलाका इनका खेती के लिए ख़त्म किया जा चुका है और ग्रेजिंग के लिए यूज किया जा रहा है. क्वेश्चन 13 जो है ना मैप बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन है कि ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेट द कंट्रीज दैट वेयर सेंट्रल पावर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो इसमें जो मैप दिया हुआ है हमको उन कंट्रीज़ को लोकेट करना है जो सेंट्रल पावर्स में शामिल थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. ठीक है, यहाँ पे देखिए मैप है ये, इस मैप में अपने को लोकेट करना है. तो चलिए लोकेट करके देखते हैं कि कहाँ पे सेंट्रल पावर्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. अगर पूरा मैप में देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की. क्वेश्चन 13.2 जो है ना मैप बेस्ड है. लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द गिवन मैप एनी 2. इसमें से 2 को हमको लोकेट करना है और लेबल करना है मैप में. मैप नीचे मैं दिखाऊंगा. चलिए 5 को पढ़ लेते हैं, 5 को लोकेट कर लेते हैं, पता नहीं एग्जाम में क्या पूछेगा. पहला है द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका एंड इंडिया. जो स्टेट है जो सेपरेट करता है श्रीलंका और इंडिया को, उसको हमको लोकेट करना है, लेबल करना है. सेकेंड है साल्ट वाटर लेक इन केरला. केरला में जो साल्ट वाटर लेक है उसको हमको लोकेट करना है, लेबल करना है. थर्ड है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. जो इंडिया में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है उसको हमको लोकेट करना है, लेबल करना है. 4 है अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग ईस्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया. जो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं जो कि इंडिया मेनलैंड के ईस्ट में हैं उसको हमको लोकेट करना है, लेबल करना है. और 5th और लास्ट है कि आइलैंड्स ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट एंड केरला. यानी जो लक्षद्वीप है और इसके पहले का जो था अंडमान निकोबार था, उसको हमको लोकेट करना है और लेबल करना है. अब चलिए मैप को देख लेते हैं एक बार, फिर इसको लोकेट करेंगे और लेबल करेंगे. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इंडिया का मैप है, इसी में हमको लोकेट करना है और लेबल करना है. अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर को ये है पाक स्टेट, जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, जिसको मैंने यहाँ पे लोकेट किया है. ये पाक स्टेट है.
उसके बाद जो लेक केरला में पूछ रहा है ना, वो लेक है वेम्बेनाड लेक। ये देखिए 2 नंबर पे यहाँ पे मैंने लोकेट किया है, लेबल किया है इसको। फिर वहाँ पे 5th नंबर पे जो पूछा है कि कौन सा आइलैंड है जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेन पार्ट ऑफ इंडिया है, जो कि केरल के पास में है, मालाबार कोस्ट के पास में, वो है लक्षद्वीप। यहाँ पे 5th नंबर पे इसको मैंने लेबल किया है, लोकेट किया है। बिल्कुल ऐसा एग्जाम में आपको करना है। और यहाँ पे देखिए जो फ़ोन नंबर में पूछ रहा है ना, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स को पूछ रहा है, जिसको यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर पे लेबल किया है, लोकेट किया है। उसके बाद जो बचता है 3rd नंबर वाला है ना, कि जम्मू कश्मीर में जो लेक है जो कि फ्रेश वाटर लेक है सबसे बड़ा, वो है उलल लेक। यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे यहाँ पे मैंने लोकेट किया है और इसको लेबल किया हुआ है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आशा करता हूँ ये मेरा जो सॉल्यूशन है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।